नमस्कार दोस्तों, आजकल चल रही है हमारी दिल्ली सल्तनत की सीरीज, जहां पर हम पढ़ रहे हैं खिलजी डायनेस्टी यानी कि खिलजी वंश के बारे में। तो खिलजी वंश के बारे में हम अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ चुके हैं, और अगर आप डिटेल देखना चाहते हैं तो वहां जान लेना। लेकिन अगर आप डिटेल से बोर हो चुके हैं, दो वीडियो नहीं देखना चाहते, तो इस वीडियो में आपको संपूर्ण ज्ञान मिल जाएगा उसी वे में। ठीक है, तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे खिलजी डायनेस्टी, जहां हम जानेंगे जलालुद्दीन खिलजी के बारे में, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, और उसके बाद खिलजी वंश के जो अंतिम शासक आए उसके बारे में जानेंगे, और खिलजी वंश के अंत के बारे में जान लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों खिलजी वंश की स्थापना होती है 13 जून 1290 में जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा क्यूमर्स की हत्या कर। इसके बाद इसका शासनकाल रहता है खिलजी वंश का 1290 से 1320 तक, 30 वर्षों का इसका शासनकाल रहता है, और यह सबसे छोटा शासनकाल था दिल्ली सल्तनत का। ठीक है, तो दोस्तों पहले हम जानते हैं जलालुद्दीन खिलजी के बारे में, और उसके बाद जानेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो बात करते हैं खिलजी वंश के शासनकाल में आए शासकों की। तो दोस्तों खिलजी वंश के जो शासक थे वो थे, पहला शासक था जलालुद्दीन खिलजी, जिसने खिलजी वंश की स्थापना की और 1290 से 1296 तक यह शासक रहा। उसके बाद इसका भतीजा और इसका दामाद अलाउद्दीन खिलजी शासक बनता है जलालुद्दीन खिलजी को मारने के बाद, और यह 1296 से 1316 तक, ठीक है, 1296 से 1316 तक शासक रहता है, और इसका शासनकाल दिल्ली सल्तनत का और खिलजी वंश का सबसे लंबा शासनकाल रहता है। ठीक है, इसके बाद सियाबुद्दीन खिलजी आता है, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का सबसे छोटा पुत्र होता है। इसे शासक बनाया जाता है 1316 में, और 35 दिन बाद ही इसे हटा दिया जाता है। इसे मारकर जो अलाउद्दीन खिलजी का तीसरा पुत्र था वो शासक बनता है, और इसका शासनकाल रहता है, इसका नाम होता है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, जिसका शासनकाल 1316 से 1320 तक का रहता है। और उसके बाद जो इसका प्रधानमंत्री होता है, ठीक है, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी का प्रधानमंत्री होता है नसरुद्दीन खुसराव शाह, जिसे खुसरो खां भी कहा जाता है। तो यह शासन में आता है, और यह कुछ ही दिनों तक यानी कि 12 दिन तक शासन करता है, जहां यह 15 अप्रैल 1320 में शासन में बैठता है, और 27 अप्रैल 1320 में इसका शासनकाल खत्म हो जाता है, यानी कि 12 दिन में इसका शासनकाल खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आज हम इन्हीं राजाओं के बारे में जानेंगे, और इसमें सबसे अधिक लंबा कार्यकाल किसका रहा, और सबसे प्रतापी कौन था, सबसे क्रूर कौन था, वो भी जान लेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं जलालुद्दीन खिलजी के बारे में, द फाउंडर ऑफ खिलजी वंश के बारे में। ठीक है दोस्तों, यह था दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी के बारे में बात करें तो इसका राज्याभिषेक होता है 13 जून 1290 में, और 70 वर्षों में इसका राज्याभिषेक होता है, जिस कारण यह दिल्ली सल्तनत का सबसे बूढ़ा राजा भी कहा जाता है। ठीक है, सबसे बूढ़ा शासक बनाता है दिल्ली सल्तनत का, जिसका राज्याभिषेक 70 वर्ष में हुआ था। वहीं इसका शासनकाल जाने तो 1290 से 1296 तक 6 वर्षों का इसका शासनकाल रहता है, जो कि खिलजी वंश का दूसरा सबसे बड़ा शासनकाल था। ठीक है, वहीं अगर बात करें इसकी राजधानी की, तो इसने अपनी राजधानी किलो खरी में बनाई, जो कि क्यूमर्स का एक महल था। वहीं इसके बाद इसकी मृत्यु 19 जुलाई 1296 में हो जाती है। किसके द्वारा की जाती है, तो इसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की जाती है, और अलाउद्दीन खिलजी इसके बाद शासक बनता है। जलालुद्दीन खिलजी के कार्यकाल में ऐसी कोई प्रमुख घटनाएं तो रही नहीं, क्योंकि उसने खिलजी वंश की स्थापना तो की थी क्यूमर्स को मारने के बाद, परंतु उसने अपने कार्यकाल में इतनी ज्यादा कुछ काम किए नहीं, क्योंकि उसका कार्यकाल मात्र 6 वर्ष का रहा, और वो 70 साल की उम्र में शासक बना था। लेकिन उसकी अगर बात करें प्रमुख घटनाओं की, तो उसके कार्यकाल की प्रमुख घटनाएं जो हैं वो इस प्रकार हैं, जिसमें मलिक छज्जू का विद्रोह होता है। जब जलालुद्दीन खिलजी शासन में आता है तो मलिक छज्जू उसके खिलाफ विद्रोह करता है, जो कि कौन होता है, तो यह कड़ा का एक सूबेदार होता है, जो 1290 में जलालुद्दीन खिलजी के खिलाफ विद्रोह कर देता है। परंतु जलालुद्दीन खिलजी जो होता है वो इस विद्रोह को दबा यानी कि दमन कर देता है, जिसके बाद कुछ शर्तों पर यह युद्ध समाप्त हो जाता है। उसके बाद रणथंबोर अभियान चलाता है जलालुद्दीन खिलजी। तो रणथंबोर अभियान वो 1291 में चलाता है, 1291 ईस्वी में रणथंबोर अभियान चलाता है, जिसमें वो रणथंबोर के किले को जीतना चाहता है, परंतु रणथंबोर के किले की जो दीवारें थी वो इतनी सुदृढ़ थी यानी कि मजबूत थी, जिसे वो भेद नहीं पाता, तथा उसे वापस ही इस अभियान को छोड़ देना पड़ता है। तब वहां का राजा कौन होता है, तो तब वहां का राजा हमीर देव होता है। ठीक है, जब हमीर देव वहां का राजा होता है तो यह अभियान चलाता है, परंतु वहां की दीवारें बहुत सशक्त यानी कि मजबूत थी, जिस कारण वो उन्हें क्या कहते हैं तोड़ नहीं पाता, यानी कि उन्हें
खत्म नहीं कर पाता, जिस कारण उसे अपना अभियान यहां पर छोड़ देना पड़ता है। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी पर मंगोल आक्रमण होता है। तो जलालुद्दीन खिलजी यानी कि खिलजी वंश में सबसे अधिक जो आक्रमण हुए वो मंगोलों द्वारा किए गए हैं और सभी आक्रमणों में मंगोलों की हार ही हुई है। और सबसे ज्यादा आक्रमण किसके कार्यकाल में हुए हैं, तो वो अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल में हुए हैं। तो पहले जलालुद्दीन खिलजी के कार्यकाल में मंगोल आक्रमण देखते हैं। तो 1292 ईस्वी में, ठीक है, 1292 ईस्वी में अब्दुल खां के नेतृत्व में मंगोलों द्वारा दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण किया जाता है, जिसमें मंगोलों की ही पराजय होती है। उसके बाद सिद्दी मौला को मृत्युदंड देता है जलालुद्दीन खिलजी। तो यह एक सूफी संत होते हैं जिसे जलालुद्दीन खिलजी मृत्यु दंड देता है, क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी को लगता है कि सिद्दी मौला उसके खिलाफ साजिश रच रहा है, जिस कारण वो जलालुद्दीन खिलजी को मृत्यु दंड दे देता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद इसकी एक और प्रमुख घटना है वो हम जान लेते हैं। दोस्तों इसके बाद जलालुद्दीन खिलजी के कार्यकाल में देवगिरी अभियान होता है। तो देवगिरी अभियान 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में किया जाता है, जो कि देवगिरी पर चलता है। वहीं उस समय देवगिरी के शासक रामचंद्र देव होते हैं, जहां रामचंद्र देव की हार होती है और अलाउद्दीन खिलजी वहां से काफी धन लूट कर लाता है। परंतु यह इस धन की जो भनक होती है वो राजा यानी कि जलालुद्दीन खिलजी को नहीं लगाता, जिस कारण उसके मन में शक पैदा होता है और वो उसे डांटता है, फटकारता है, जिस कारण ही जो जलालुद्दीन खिलजी की मौत का कारण बनता है अलाउद्दीन खिलजी का यह अभियान। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी का यह अभियान जो कि अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में होता है देवगिरी अभियान, तो यही कारण रहता है जलालुद्दीन खिलजी की मौत का। ठीक है, क्योंकि यहां से अलाउद्दीन खिलजी काफी धन लूट के ले जाते हैं, परंतु वह राजा को यह बात नहीं बताता और जो भी उसके साथ होते हैं वो मिल बांट कर लेते हैं। तो जिस कारण जो जलालुद्दीन खिलजी उसे दरबार में पेश कराते हैं या उसे डांट फटकार लगाता है, तो जिस कारण उसके मन में आक्रोश पैदा होता है और वो राजा को मारकर खुद शासक बन जाता है। दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी की मौत के बारे में बात कर चुके हैं। 19 जुलाई 1296 में अलाउद्दीन खिलजी जो कि उसका भतीजा और दामाद होता है उसके द्वारा इसकी मृत्यु की जाती है कांडा मनिकपुर इलाहाबाद में। ठीक है दोस्तों, तो यह हो गया इसकी मौत। अब जलालुद्दीन खिलजी का यहाँ पर चैप्टर खत्म हो जाता है। तो आशा करता हूं कि आपको यहाँ से सारे क्वेश्चन आ गए होंगे कि जलालुद्दीन खिलजी ने स्थापना कब की, उसके बाद उसका कार्यकाल कितना रहा, उसने अपने कार्यकाल के दौरान कौन कौन से मुख्य आक्रमण झेले या युद्ध किए या जो भी जीती चीजें जीती, और उसके बाद उसकी मृत्यु किसके द्वारा की गई और कब की गई, कहां की गई, वो भी आपने जान लिया। तो दोस्तों ये चैप्टर यहां पे खत्म होता है। अब जान लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, जो कि सबसे प्रतापी भी कह सकते हैं खिलजी वंश का और सबसे क्रूर भी कह सकते हैं शासक था। ठीक है, तो उसके बारे में जान लेते हैं एक बार डीपली। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जाने तो अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था अली गुरशाह साहब, जिसका राज्याभिषेक 12 अक्टूबर 1296 ईस्वी में होता है जलालुद्दीन खिलजी को मारने के बाद। वहीं इसका शासनकाल 1296 से 1316 ईस्वी तक चलता है, जो कि सबसे लंबा शासनकाल रहता है खिलजी वंश का। वहीं इसे उपाधि दी जाती है शासनकाल के दौरान सिकंदर सानी की। वहीं इसकी राजधानी जो होती है पहले वो दिल्ली में ही होती है, परंतु 1303 ईस्वी में यह अपनी राजधानी को सीरी में स्थापित करता है, जो कि दिल्ली में ही है। ठीक है दोस्तों, वहीं इसके बाद 5 जनवरी 1316 में इसकी मृत्यु हो जाती है, जो कि इसका कहलाता है इंट्रो। ठीक है, इसका राज्याभिषेक हो गया, शासनकाल हो गया, उपाधि होगी, राजधानी होगी, मृत्यु होगी और बचपन का नाम हो गया। ठीक है, यह हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब इससे आगे जानते हैं। दोस्तों अब जान लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी की शासन नीति। तो अलाउद्दीन खिलजी की शासन नीति बड़ी कठोर और मजबूत शासन नीति हम कह सकते हैं, क्योंकि इसके द्वारा पहली जो शासन नीति बनाई गई थी वो बनाई गई थी स्थायी सेना की नींव रखी गई। वहीं सेना का नकद वेतन भी तय किया गया। ठीक है दोस्तों, तो जो इल्तुतमिश था उसके द्वारा इक्ता प्रणाली बनाई गई थी, जहां पर अगर मैं इल्तुतमिश के लिए या किसी भी राजा के लिए काम कर रहा हूं तो वो मुझे वेतन के रूप में पैसों की जगह पर भूमि का एक टुकड़ा दिया करता था। परंतु इसके द्वारा यह प्रथा हटा दी गई और एक स्थायी सेना बनाई, यानी कि मुझे अगर 100 लोगों की नीड है तो मैं 100 लोग लूंगा, वहीं उन्हें नकद पेमेंट करूंगा। ठीक है, पैसों में यानी कि कैश में पेमेंट करूंगा। ठीक है, इसके अलावा इसने घोड़े दागने और चेहरे लिखवाने की नींव ही रखी थी। ठीक है दोस्तों, घोड़े दागने यानी कि घोड़ों पर कोई स्टाम्प लगा देना। ठीक है, अगर उसका लोगो है घोड़ों पर लगाया जाएगा, वहीं चेहरे पे भी उसकी कुछ ऐसी छवि बनाई जाएगी ताकि उसके सैनिक और उनके घोड़े पहचान सके। तो इसने घोड़े दागने और चेहरे लिखाने की प्रथा भी शुरू की गई थी। वहीं इसके द्वारा भू राजस्व कर को बढ़ाकर 50% कर दिया गया था। अगर मैं 1 क्विंटल गेहूं उत्पादन कर रहा हूं तो मैं उसमें से 50 केजी के जो पैसे या 50 केजी इसे दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके द्वारा ही भू राजस्व कर बढ़ाकर उपज का 50% कर दिया गया था। उसके बाद इसने लूटे हुए धन, जिसे खम्स कहा जाता था,
तो उसका जो कर था उसे भी बढ़ा दिया था। तो पहले के राजा जो लेते थे वो 25% कर लेते थे, परंतु इसके द्वारा इसे बढ़ाकर 75% कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, अगर कोई भी इसका सैनिक या कोई भी इसका सेनापति धन लूट कर ला रहा है, ठीक है, किसी राज्य को लूट कर ला रहा है, तो वो 75% इसे देगा, 25% अपने पास रखेगा। परंतु इससे पहले वाले जो शासक थे वो सिर्फ 25% अपने पास रखते थे, वहीं 75% जो लूट कर लाएगा उसे दे देते थे। ठीक है दोस्तों, तो जिस कारण इसकी शासन नीति बड़ी स्ट्रांग और क्रूर मानी जाती है। ठीक है, तो चलिए आगे जानते हैं इसने और क्या क्या किया। इसके बाद बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों की। तो इसके मुख्य 4 सेनापति थे, जिसमें जफर खां आता है, नुसरतन खां आता है, उलूग खां आता है, वहीं मलिक काफूर आता है। ठीक है, यह इसके 4 सेनापति थे, जिसमें से मलिक काफूर के ऊपर एक तथ्य है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को गुजरात में 1000 दिनार में खरीदा था, जिस कारण इसे 1000 दिनारी नाम से भी जाना जाता है, यानी कि 1000 दिनारी नाम से जाना जाता है मलिक काफूर को। ठीक है दोस्तों, तो इसके सेनापतियों का जो आगे की हमारी वीडियो रहेगी, यानी कि आगे का जो टॉपिक रहेगा उसमें बहुत बड़ा रोल है, तो इन सेनापतियों के नाम आप याद रखना। ठीक है, पहले कौन थे? तो जफर खां, दूसरे नुसरतन खां, तीसरा उलूग खां और चौथा मलिक काफूर। ठीक है दोस्तों, तो हमने जलालुद्दीन खिलजी के कार्यकाल में पढ़ा कि उसके ऊपर भी एक मंगोल आक्रमण हुआ था, परंतु जो सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए खिलजी वंश में हुए वो भी अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल में। तो अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल के मंगोल आक्रमणों के बारे में जाने तो प्रथम मंगोल आक्रमण होता है 1297 में कादर खां और उलूग खां के नेतृत्व में। तो उलूग खां मैं पीछे पढ़ा चुका हूं कि उलूग खां कौन था, तो यह जो कौन था, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में उसका सेनापति था। वहीं कादर खां मंगोलों का नेतृत्व कर रहा था, जिसमें इन दोनों के बीच 1297 में युद्ध होता है, जिसमें उलूग खां की विजय होती है, यानी कि दिल्ली सल्तनत के शासकों की विजय होती है। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल में द्वितीय मंगोल आक्रमण होता है, जो कि 1299 में सल्दी मंगोल का नेतृत्व कर रहा था। वहीं जफर खां जो था वो दिल्ली सल्तनत का नेतृत्व कर रहा था, जिसमें जफर खां की जीत होती है। यह युद्ध कब होता है? तो 1299 में सल्दी और जफर खां के नेतृत्व में किया जाता है। ठीक है, तीसरा मंगोल आक्रमण होता है 1299 में कुतलुक ख्वाजा, जो कि मंगोल का नेतृत्व कर रहा था। वहीं जफर खां जो कि दिल्ली सल्तनत का नेतृत्व कर रहा था। तो इन दोनों के मध्य होता है, जिसमें कौन जीतता है? तो जफर खां इसमें जीतता है, परंतु इस युद्ध को तो जफर खां जीत जाता है, लेकिन इस युद्ध के दौरान ही जफर खां की मृत्यु हो जाती है, जिस कारण पेपरों में पूछा जाता है कि किस सेनापति की मृत्यु होती, किस अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनापति की युद्ध के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो मंगोल आक्रमण के दौरान। तो किसकी होती है? तो जफर खां की हो जाती है 1299 में किस तीसरे मंगोल आक्रमण के दौरान। उसके बाद चौथा मंगोल आक्रमण होता है 1303 में तरगी वेग, जो कि मंगोल का नेतृत्व कर रहा था। वहीं दिल्ली सल्तनत के मध्य होता है, जिसमें भी दिल्ली सल्तनत की जीत होती है। तो 4 मंगोल आक्रमणों के बारे में हम जान चुके हैं। चलिए अब जानते हैं 5वें मंगोल आक्रमण के बारे में। दोस्तों, 5वां मंगोल आक्रमण कहता है 1305 में अली वेग, तरतक एवं तरगी वेग, जो कि मंगोल का नेतृत्व कर रहे थे। वहीं मलिक नायक जो कि दिल्ली सल्तनत का नेतृत्व कर रहा था, तो उनके मध्य होता है। वहीं इसमें भी दिल्ली सल्तनत के मलिक नायक की जीत होती है। ठीक है, उसके बाद छठा मंगोल आक्रमण होता है 1306 में कुबुक, जो कि मंगोल का नेतृत्व कर रहा था। वहीं मलिक काफूर जो कि दिल्ली सल्तनत का नेतृत्व कर रहा था, तो जिसमें दिल्ली सल्तनत की जीत होती है। और इस प्रकार 6 के 6 मंगोल आक्रमण दिल्ली जीतता है। वहीं जलालुद्दीन खिलजी के कार्यकाल में अलाउद्दीन खिलजी ने जो मंगोल आक्रमण किया था उसे भी दिल्ली सल्तनत जीतता है। तो 7 मंगोल आक्रमण होते हैं खिलजी डायनेस्टी के कार्यकाल में, जिसमें सातों के सातों कौन जीतता है? तो दिल्ली सल्तनत यानी कि खिलजी वंश ही जीतता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे जानते हैं और क्या कहता है अभी इनका इतिहास वो जान लेते हैं। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल में अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ निम्न विद्रोह होते हैं, जिसमें अकद खां का विद्रोह होता है पहला, वहीं दूसरा उमर खां एवं मंगू का विद्रोह होता है, और तीसरा हाजी मौला का विद्रोह होता है। तो यह तीनों विद्रोह होते हैं किसके कार्यकाल में? तो अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल में, परंतु इन तीनों विद्रोहों को अलाउद्दीन खिलजी दबा देता है। ठीक है, वहीं इसके बाद उसे एक सीख मिलती है, जिस कारण वो मुख्य 4 अध्यादेश निकालता है, जिसमें पहला अध्यादेश था कि वो मजबूत गुप्तचर व्यवस्था बनाता है, जिसके लिए वो बारीद वो मुहैया यानी कि जासूस नियुक्त करता है। ठीक है, मजबूत जासूस यानी कि गुप्तचर व्यवस्था बनाता है, जिसके लिए वो जासूस नियुक्त करता है। इसके अलावा शराब और भांग जैसे नशीले पदार्थों पर भी प्रतिबंध लगा देता है, क्योंकि उसे लगता था कि जो अमीर लोग यानी कि अमीर एक ग्रुप था, यानी कि एक समाज का हिस्सा था, वो उसके
तो उसे लगता था कि जो अमीर लोग हैं वो मेरे लिए कुछ भी फंक्शन होते हैं तो वहां पार्टी करते हैं और वहां शराब वराब भांग भांग पी के जो भी है तो मेरे खिलाफ साजिश करते हैं। तो जिस कारण वो शराब और नशीले पदार्थ, भांग और शराब जैसी नशीले पदार्थों पर बैन लगा देता है। वहीं अमीरों के पारंपरिक मेलजोल पर भी वो रोक लगा देता है। तो अमीर अमीर लोग जो होते हैं वो किसी भी पार्टी में मिलते हैं या किसी भी धार्मिक प्रोग्राम में मिलते हैं या शादी ब्याह में मिलते हैं, तो उनके जो वो शादी ब्याह या पारंपरिक चीजों को तो बैन नहीं लगाता पर उनके मेलजोल पर बैन लगा देता है कि जैसे कोविड-19 में 4 लोग मिलते थे, ठीक है, 4 लोगों से अधिक नहीं मिल सकते थे, तो जिस कारण वो 4 लोगों से अधिक किसी को भी नहीं मिलने देता, उस पर रोक लगाता है। ठीक है दोस्तों, अमीर लोगों के, ठीक है। उसके बाद उसके द्वारा अनुदान में दी गई भूमि को भी वापस ले लिया जाता है और जिसके पास अधिक भूमि थी, ठीक है, जिसके पास अधिक भूमि थी यानी कि जमींदार लोग, तो उनकी भूमि में वो अधिक कर लगाता है। ठीक है, जो अनुदान में यानी कि इल्तुतमिश की शासन नीति में इक्ता प्रणाली चलती थी, तो इक्ता प्रणाली में वो जिनको भूमि दिया होता था, ठीक है, तो उनसे भूमि वापस ले लेता है। वहीं इसके अलावा जिनके पास अधिक भूमि थी तो उसे भी वो क्या करता है, तो उसे भी वो अधिक कर लगा देता है। ठीक है दोस्तों, उन लोगों पर अधिक कर लगाकर वो इस अध्यादेश को पारित करता है जब उसके खिलाफ विद्रोह किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या कहता है इसका इतिहास आगे जान लेते हैं। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी द्वारा मुख्य अभियान चलाए जाते हैं जो कि 2 होते हैं, जिसमें उत्तर भारत का अभियान होता है पहला, वहीं दूसरा होता है दक्षिण भारत का अभियान। तो तथ्य की बात करें तो उत्तर भारत में जीते हुए क्षेत्रों को वो अपनी सल्तनत में मिला लेता है, वहीं दक्षिण भारत में जीते हुए क्षेत्रों में वो अपने सल्तनत में तो नहीं मिलाता परंतु वहां के राजाओं को अपने अधीन कर लेता है, जिस कारण वो उसके अधीन रहकर उसके पैसों पर पलें और उसके लिए काम करें। ठीक है, यह कहते हैं इसके तथ्य। तो पहले हम जान लेते हैं उत्तर भारत के अभियानों के बारे में। दोस्तों, तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा उत्तर भारत में मुख्य 4 अभियान चलाए गए, जिसमें पहला उसने गुजरात विजय किया। किसके खिलाफ किया, तो 1299 ईस्वी में कर्ण वघेला के विरुद्ध किया। तो कर्ण वघेला वहां का शासक था, परंतु जब अलाउद्दीन खिलजी उसके खिलाफ आक्रमण करने आया तो वो भागकर देवगिरी के राजा रामचंद्र की शरण पर चला गया, तो जिस कारण उसने युद्ध ही नहीं किया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने उसका शासन अपने दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। उसके बाद उसने रणथंभौर विजय की। तो 1300 और 1301 ईस्वी में हमीर देव के खिलाफ उसने यह संघर्ष किया, जिसमें हमीर देव हार गया और हमीर देव का हार का कारण उसका खुद का सेनापति था। ठीक है, हमीर देव के सेनापति ने उसके साथ बगावत की, जिस कारण रणथंभौर विजय किया किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके बाद चित्तौड़ विजय हुई। तो चित्तौड़ विजय 1303 ईस्वी में रतन सिंह के विरुद्ध की गई। तो यह चित्तौड़ विजय जो थी उसकी बीवी थी, जो कि अलाउद्दीन खिलजी की बीवी पद्मावती के कहने पर की गई थी 1303 ईस्वी में। परंतु जब अलाउद्दीन खिलजी ने यह विजय की तो पद्मावती ने वहां की औरतों को न्याय दिलाने के लिए खुद ही अग्निदाह कर लिया। ठीक है, वहां की औरतों के साथ अग्निदाह कर लिया। इसके बाद मालवा विजय की अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। मालवा विजय उसने की 305 ईस्वी में महलक देव के सामने। ठीक है, महलक देव के सामने उसने 1305 में मालवा विजय किया। तो यह था उसका उत्तर भारत का अभियान। अब जान लेते हैं दक्षिण भारत का अभियान क्या कहता है। तो दक्षिण भारत में तो उसका पहले से ही नीति था कि दक्षिण भारत में आक्रमण करो, लूटपाट करो और अपने राज्य में वापस आ जाओ। तो यहाँ के वो किसी भी राज्य को अपने शासन में नहीं मिलाना चाहता, जिस कारण उसने पहला जो आक्रमण किया दक्षिण भारत में तो वो किया देवगिरी अभियान। तो देवगिरी अभियान 1307 में मलिक काफूर के नेतृत्व में देवगिरी पर किया गया। तब वहां का शासक रामचंद्र देव था। इस आक्रमण के बाद रामचंद्र देव को दिल्ली भेज दिया गया, जहां वो 6 महीने रहा। इसके बाद रामचंद्र 6 महीने दिल्ली रहा, जहां उसके मन में कुछ समझ आएगा, तो जिस कारण रामचंद्र देव ने अपनी बेटी की शादी अलाउद्दीन खिलजी से कर दी, जिस कारण अलाउद्दीन खिलजी ने उसे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी और राय राय की उपाधि देकर उसे उसके सल्तनत में भेज दिया। ठीक है दोस्तों, तो इसने गिव अप किया और अपनी बेटी की शादी कर दी उसके साथ और उसके बाद 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं और राय राय की उपाधि लेकर अपनी सल्तनत वापस चले गया। उसके बाद उसके द्वारा दक्षिण भारत में 3 मुख्य और अभियान किए गए, जिसमें तेलंगाना अभियान था जो कि 1309 और 1310 ईस्वी में हुआ, जब वहां का शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय था। ठीक है दोस्तों, इस अभियान को भी वो जीत गया। उसके बाद उसने होयसल आक्रमण किया जो कि 1311 ईस्वी में था, जो कि बल्लाल देव तृतीय के सामने हुआ। वो वहां का शासक था तो उसके खिलाफ हुआ, जिसमें भी वो जीत गया और वहां से भी धन लूट कर ले गया। और उसका अंतिम दक्षिण भारत अभियान था पांड्या राज्य आक्रमण, जो कि 1311 ईस्वी में हुआ,
हुआ जो कि वीर पांड्या के विरुद्ध हुआ, परंतु यह एक एकमात्र ऐसा शासक था जिसने उसके सामने घुटने नहीं टेके और उसकी जो अधीनता थी वो स्वीकार नहीं की, जिस कारण वो भाग गया। परंतु यहां से जो मलिक काफूर था वो काफी धन लूट कर ले गया, परंतु वीर पांड्या ने उसकी अधीनता यहां से स्वीकार नहीं की थी। तो यह चार मुख्य अभियान थे उसके दक्षिण भारत के। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और उसके जानते हैं बाजार नियंत्रण के बारे में। दोस्तों, तो अलाउद्दीन खिलजी के पास अपार सैनिकों का भंडार था, तो जिस कारण वो जहां भी जाता था अपना राज स्थापित कर देता था। तो जिस कारण उसने सेना के लिए कुछ भी चीज की कमी ना हो और मूल्यों में भी वृद्धि ना आए, जिस कारण उसने बाजार नीति बनाई। तो उसके द्वारा बाजार नीति के दो मुख्य सिद्धांत बनाए गए, जिसमें पहला सिद्धांत था उत्पाद के आधार पर वस्तु का मूल्य तय किया जाएगा और इसके अलावा बाजार में आम जरूरतों की चीजों और वस्तुओं की कमी नहीं की जाएगी, जिसके लिए उसने मुख्य चार प्रकार के बाजार बनाए थे। तो चलिए जानते हैं इन चार प्रकार के बाजारों के बारे में। दोस्तों, खिलजी द्वारा बाजार में चार प्रकार के बाजार बनाए गए थे, जिसमें उसके चार प्रकार के बाजार में पहला बाजार था मूल्य निर्धारण। तो मूल्य निर्धारण के लिए उसने सहनाई मंडी की स्थापना की थी, जो कि वस्तु के आधार पर, जैसे वस्तु अगर ज्यादा मात्रा में है तो उसके मूल्य को कम किया जाएगा, वहीं अगर कम मात्रा में है तो उसके मूल्य को सरकारी तरफ से मुआवजा देकर उसे मतलब सही टाइप से प्रोवाइड किया जाएगा। तो जिस कारण उसने सहनाई मंडी की स्थापना की थी, जो कि जमाखोर, ठीक है, जमाखोरों पर वो नकल कसता था। ठीक है, जमाखोरों के लिए वो काम करता था, यानी कि कोई भी जमाखोरी नहीं कर सकता बाजार में। इसके अलावा उसने सराय अदल नाम का एक बाजार बनाया था, जिसमें यह सरकारी सहायता प्राप्त बाजार था, जिसमें कपड़े, मेवे, जड़ी बूटियां, घी, चीनी इत्यादि बिकता था। ठीक है दोस्तों, तो सराय अदल में क्या बिकता था? तो कपड़े, मेवे, जड़ी बूटियां, घी, चीनी इत्यादि बिकता था, जो कि सरकारी सहायता से बना था। ठीक है, यहाँ पे जो दुकानदार थे तो उन्हें आधी मदद सरकार करती थी, वहीं आधे पैसे सरकार देती थी, वहीं आधे पैसे जो ले रहा है वो देता था। ठीक है, इसके अलावा इसने तीसरा बाजार बनाया था घोड़े, दासों और मवेशियों के लिए। तो इसे दो भागों में बांटा गया था। तो यह बाजार किस्म के अनुसार मूल्य तय करता था, वहीं दलालों पर कठोर नियंत्रण करता था। ठीक है दोस्तों, दलाल यहां से ज्यादा पैसा नहीं ले सकता था। तो इस प्रकार का बाजार था। इसके बाद इसने सामान्य बाजार बनाया था। इस बाजार में सब्जी और मिट्टी के बर्तन बिकते थे। तो इस प्रकार के इसके बाजार थे। मूल्य निर्धारण कौन करता था? सहनाई मंडी करता था। वहीं इसके अलावा सराय अदल में क्या मिलता था? तो यहाँ पर कपड़े, मेवे, जड़ी बूटियां, घी, चीनी इत्यादि बिकता था, जो कि सरकारी सहायता प्राप्त था। वहीं घोड़े, मवेशी और दासों के लिए इसने बाजार बनाया था, जो कि दो भागों में बटा था। किस्म के अनुसार मूल्यों का निर्धारण होता था। वहीं दलालों के लिए कठोर नियंत्रण किया था। इसके अलावा सामान्य बाजार में सब्जी और मिट्टी के बर्तन मिला करते थे। ठीक है दोस्तों, तो यह थे इसकी बाजार नियंत्रण की नीति। इसके बाद इसके निर्माण कार्यों की बात करें तो इसके द्वारा मुख्य तीन निर्माण कार्य किए गए थे, जिसमें पहला था अलाही दरवाजा। तो दिल्ली में यह स्थापित किया गया 1311 ईस्वी में। इसके बाद इसने सीरी का किला बनाया, जो कि दिल्ली में बनाया गया था 1303 ईस्वी में, और हजाज सभा महल भी इसके द्वारा बनाया गया था दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, तो इसके द्वारा मुख्य तीन निर्माण कार्य किए गए, इलाही दरवाजा, सीरी का किला और हजाज सभा महल, जो कि दिल्ली में स्थित है। 1311, 1303 और इसका उतना मायने नहीं रखता। ठीक है, इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है 5 जनवरी 1316 में दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, तो यह बीमारी के कारण मरता है 5 जनवरी 1316 ईस्वी में दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल भी समाप्त हो जाता है। तो चलिए जानते हैं इससे आगे कौन कौन शासक आए और उन्होंने क्या क्या किया। ठीक है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के बाद उसका सबसे छोटा पुत्र सियाबुद्दीन खिलजी शासक बनता है। तो अलाउद्दीन खिलजी के बाद मलिक काफूर, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का कौन था? तो सेनापति था। तो इसके द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के सबसे छोटे पुत्र सियाबुद्दीन खिलजी को शासक बनाया जाता है, परंतु यह सिर्फ 6 साल का होता है, जिसकी आड़ में जो मलिक काफूर होता है वो खुद शासन करता है और उसकी आड़ में वह शासन करता है। परंतु 35 दिन बाद अलाउद्दीन खिलजी का तीसरा पुत्र होता है कौन? मुबारक शाह खिलजी, जो कि मलिक काफूर की हत्या कर देता है। वहीं सियाबुद्दीन खिलजी, जो कि उसका भाई होता है, तो उसे बंदी बनाकर उसकी भी हत्या कर देता है और खुद शासक बन जाता है। तो इसका शासनकाल मात्र 35 दिन का रहता है। ठीक है, 35 दिन यह शासन करता है, जिसके बाद इसका भाई इसे मार देता है। ठीक है, तो इसके आड़ में कौन शासन कर रहा था? मलिक काफूर कर रहा था, जिसे भी कौन मार देता है? तो यह मारता है मुबारक शाह खिलजी। ठीक है, तो अब शासन हो जाता है मुबारक शाह खिलजी का।
तो मुबारक शाह खिलजी का जो राज्याभिषेक होता है वो होता है 19 अप्रैल 1316 में दिल्ली में। वो खुद के द्वारा ही अपना राज्याभिषेक करता है। वहीं इसका शासनकाल 4 वर्षों तक चलता है, 1316 से 1320 तक। और इसके कार्यकाल में यह खलीफा, जो कि कौन होता था, तो ये इस्लामों के गुरु होते थे, तो खलीफा का पद खत्म कर देता है। वहीं अपना कोई खुद का यहाँ का शासन का खलीफा मानता है। इसके बाद इसके कार्यकाल में खुसरो खां इसका प्रधानमंत्री होता है, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, वहीं खुसरो खां इसे 1320 में मार देता है। ठीक है, खुसरो खां इसे 1320 में मार देता है और खुद अगला शासक बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो खुद अगला शासक बन जाता है। वहीं ये कुछ टाइप का मेंटल होता है, जिस कारण ये कभी कभी दरबार में नंगा घूमता है, वहीं कभी लड़कियों के कपड़े पहन के आ जाता था, तो जिस कारण खुसरो खां इसकी इस चीज को देखकर इसे मार देता है और 1320 में खुद ही शासक बन जाता है। दोस्तों, तो नसीरुद्दीन खुसराव शाह खुसरो खां का दूसरा नाम होता है, जो कि वो शासक बनने के बाद रखता है, जिसके कारण उसका शासनकाल 15 अप्रैल से 27 अप्रैल 1320 तक मात्र 12 दिन का रहता है। और 12 दिन बाद इसकी हत्या कर दी जाती है और उसके बाद तुगलक वंश आ जाता है दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का तीसरा वंश कौन था, तो तुगलक वंश था, जो कि कब आता है, तो 1320 में आता है। किसकी मृत्यु के बाद आता है, तो नसीरुद्दीन खुसराव शाह, जिसे खुसरो खां कहा जाता है, तो उसकी मृत्यु के बाद तुगलक वंश आता है, जिसके बारे में हम कल जानेंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको आज का रिवीजन सेट डीपली समझ आ गया होगा। अगर आप एक बार एक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें हमने जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी की अलग अलग वीडियो बनाई है। और अगर सेपरेट देखना चाहते हैं और पूरी जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर से देखें। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर। तब तक प्यार बनाए रखें, खुश रहें, खुशियां बांटते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।